हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका क्लास 10th के सोशल साइंस के सिविक्स सेक्शन में। हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मीन्स क्या? मौलिक अधिकार। हमारे संविधान के भाग 3 में हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो हमने यूएसए से लिए हैं, अमेरिका से। चलिए देखते हैं ये क्या होते हैं और ये कितने हैं। राइट्स आर दोज फ्रीडम विच आर एसेंशियल फॉर पर्सनल एंड कॉमन गुड। राइट्स वो फ्रीडम है जो हम जरूरी होती है, एसेंशियल होती है पर्सनल और कॉमन गुड्स के लिए। द राइट्स आर गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये राइट्स हमारे संविधान के अंतर्गत हमें गारंटी की गई है, मतलब हमें देने के लिए कहा गया है। द कोर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाई इन पार्ट 3 दैट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट। हमारे संविधान का जो कोर है वो पार्ट 3 में लाई करता है, जो किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट्स से। ये जो पार्ट है संविधान का, इसको हम घोषणा पत्र भी कहते हैं। दिस राइट्स आर फंडामेंटल। ये राइट्स फंडामेंटल हैं इन द सेंस दैट दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ये इसलिए भी फंडामेंटल है क्योंकि ये इनकॉर्पोरेट करते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड के साथ में, जो कि क्या है? संविधान है। संविधान का जो मूल स्पिरिट है उसको ये इनकॉर्पोरेट करते हैं। नो गवर्नमेंट कैन कर्टेल दिस राइट। कोई भी गवर्नमेंट इन राइट्स को कर्टेल नहीं कर सकती, इन्हें खत्म नहीं कर सकती, एक्सेप्ट बाय एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही से कर्टेल किया जा सकता है। बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल थ्रेट, पर अगर बाहरी हमला होता है और इंटरनल थ्रेट होता है, जैसे सिविल वॉर हुआ, तो फंडामेंटल राइट, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट है उनमें से सिर्फ राइट टू लाइफ और लिबर्टी को छोड़कर बाकी सारे राइट क्या हो जाते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाता है। Thus a balance is maintained between individual liberty and social control। इस प्रकार से एक संतुलन बना रहता है इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल कंट्रोल के बीच में। अब हम देखते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं और ये जो है कहाँ कहाँ पे हमें यूज होते हैं। सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारा है राइट टू इक्वलिटी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इक्वलिटी द बेड रॉक ऑफ द इंडियन पॉलिटी। भारतीय संविधान ने इक्वलिटी को इंडियन पॉलिटी का एक बेडरॉक बनाया। बेडरॉक बिल्कुल इसका बेस बनाया। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स गिव प्रायोरिटी टू द राइट टू इक्वलिटी बिकॉज ऑफ द इनइक्वलिटी प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी जो ब्रिटिश सरकार थी उसके अंतर्गत हमने बहुत सारी इनइक्वलिटीज फेस की है, इसलिए उन्होंने इक्वलिटी को, राइट टू इक्वलिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, उसको प्रायोरिटी दी है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से राइट्स आते हैं? फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ। संविधान हमें गारंटी देता है कानून समझ समानता की। नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी मेड बिटवीन सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। किसी भी प्रकार का भेदभाव लोगों के बीच में नहीं होता है, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, रेस या नस्ल के आधार पे हो, कास्ट जाति के आधार पर, सेक्स जेंडर के आधार पर, महिला पुरुष में, और प्लेस ऑफ बर्थ उसके जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन लोगों के बीच में नहीं होता है। उनको सबको कानून समझ समानता प्राप्त होती है। सेकंड जो अधिकार प्राप्त है, नो सिटीजन विल बी डिनाई एक्सेस टू पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल, शॉप्स एंड प्लेसेस ऑफ द पब्लिक एंटरटेनमेंट। किसी भी व्यक्ति को मना नहीं किया जा सकता पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से, होटल में जाने से, शॉप्स और प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, जहाँ पर मनोरंजन की जो जगह होते हैं वहाँ पर जाने के लिए। थर्ड, ऑल सिटीजन विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर रिलेटिंग टू गवर्नमेंट जॉब। सभी नागरिकों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, बराबर के अवसर प्राप्त होंगे जो भी गवर्नमेंट जॉब से, उनसे रिलेटेड मैटर्स में। हालांकि कुछ द स्टेट में रिजर्व पोस्ट, सरकार जो है कुछ पोस्टों पर रिजर्वेशन रखती है, मीन्स वो उन्हें रिजर्व करती है। किसके लिए? SC ST के लिए, एंड फॉर मेंबर ऑफ OBC, और OBC मेंबर्स के लिए, कि जिनको आगे आने की और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाती है इसके थ्रू। फोर्थ वन इज प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड। किसी भी प्रकार की छुआछूत की जो प्रैक्टिस है उसको प्रतिबंधित किया गया है। इफ एनीवन प्रैक्टिसेस अनटचेबिलिटी, अगर कोई भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है, ही शी इज लिएबल टू इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ।
तो वह लायक होगा इम्प्रिजमेंट के, यानी कि कैद के, और फाइन की, पेनल्टी के भी, या दोनों हो सकता है। लास्ट है ऑल ऑल टाइटल, सारे जितने भी मतलब टाइटल्स थे पुराने, जैसे राय बहादुर, राय साहब, उनको अबलिश कर दिया गया। स्टेट कैन नॉट कन्फर एनी सच टाइटल ऑन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल को मतलब स्टेट जो है यह नहीं दे सकता टाइटल। हालांकि कुछ अवार्ड्स दिए जा सकते हैं, जैसे भारत रत्न और पद्मश्री, हैव बीन अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज वैलिड, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्हें वैलिड करा दिया गया। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम ये भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट मतलब राइट है। अंडर आर्टिकल 19 टू 22, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक 6 डिफरेंट फ्रीडम हैव बीन गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के द्वारा मतलब 6 अलग अलग फ्रीडम जो है वो गारंटीज किए गए हैं, दिए गए हैं हमें। पहले ये 7 हुआ करते थे, इसमें से जो 7वां था प्रॉपर्टी वाला जो मतलब अधिकार था वो हटा दिया गया है, जो कि हमने पढ़ा 44 अमेंडमेंट में। फर्स्ट जो इसका 19A जिसे हम बोलते हैं, 19A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आपको बोलने की और अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है। सेकंड वन इज फ्रीडम टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म, आप स्वतंत्रतापूर्वक असेंबल हो सकते हैं शांतिपूर्वक, ये स्वतंत्रता है आपको कि आप शांतिपूर्वक मतलब कहीं पर भी असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हो बिना किसी हथियार के। आप ये देखेंगे कि मतलब यहाँ पर 6 अलग अलग मतलब राइट्स है, इसलिए इसको मतलब क्लस्टर ऑफ राइट्स भी कहा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन अगर आ जाता है कि क्लस्टर ऑफ राइट इसे कहा जाता है, तो वो कौन सा है? राइट टू फ्रीडम, क्योंकि इसमें एक राइट्स का पूरा पूरा क्लस्टर है, ग्रुप है। थर्ड जो हमें इसमें जो मतलब राइट मिला हुआ है वो है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, आपको ये आज़ादी है, स्वतंत्रता है कि आप कोई भी किसी प्रकार का एसोसिएशन बना सकते हो और यूनियन बना सकते हैं जो उस पर्टिकुलर क्लास को मतलब क्लास के हित के लिए हो। ऐसा नहीं कि मतलब आप जो है ट्रेस्ट एसोसिएशन बना लो, ठीक है, उसकी भी कुछ लिमिटेशन है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये आज़ादी है आपको कि आप पूरे इंडिया की टेरिटरी के अंदर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं फ्रीली। फिफ्थ है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये आपकी आज़ादी है कि आप मतलब भारत के किसी भी पार्ट में रह सकते हो, वहां पर सेटल हो सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ये आज़ादी है, स्वतंत्रता है आपको कि आप किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी पेशे को अपना सकते हो, उसे और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, किसी भी ऑक्यूपेशन को कैरी कर सकते हो, ट्रेड या बिजनेस, जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप एक एग्जांपल दिया गया है राइट टू फ्रीडम का, कि किस प्रकार से यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा है और प्रोसेशन निकाला जा रहा है। प्रोसेशन तो आप समझते ही हो, ठीक है, रैली निकाली जा रही है। The state may impose reasonable restriction on this freedom in the interest of the people or the morality and the public order or security of the country. State मतलब impose कर सकता है reasonable restriction को, कुछ प्रतिबंधों को, या हम कहें कि रोकथाम लगा सकता है इन freedoms के ऊपर। किस आधार पर? लोगों के इंटरेस्ट के आधार पर कि उससे मतलब लोगों को नुकसान ना हो, और मोरलिटी के आधार पर, नैतिकता के आधार पर भी मतलब सरकार जो है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। या फिर पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, आपने देखा होगा कहीं कहीं पे मतलब जो है रैली निकालने के लिए और मतलब इकट्ठा होने के लिए मनाही होती है, वो किसके लिए होता है? सिक्योरिटी रीजंस की वजह से होता है। ऑल दिस फ्रीडम्स रिमेन सस्पेंडेड ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में होता है कि आपातकाल की घोषणा के वक्त ये सारे जो फ्रीडम है वो सस्पेंड हो जाते हैं। यू कैन नॉट फ्री टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, ठीक है, मेक स्पीच, ये कोई सा भी 6 जितने भी मतलब आपके फ्रीडम है वो सारे क्या हो जाते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं। फिर बचता क्या है? कौन सा फ्रीडम रह जाता है हमारे पास, कौन सा मतलब राइट्स हमारे पास रह जाता है? तो वो होता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन का प्रोटेक्शन और मतलब पर्सनल लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, ठीक है, तो जीवन जीने का अधिकार और आज़ादी। द राइट टू फ्रीडम आल्सो गारंटीड सम अदर राइट्स सच एज, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत कुछ और राइट्स आते हैं जो हमें गारंटी किए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। पहला, एन अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ हिज अरेस्ट। यू कैन मतलब आपने जो है ये 8th क्लास में पढ़ा था कि जो मतलब गुनाहगार होता है या अपराधी होता है या मतलब जिसको कैद किया जाता है उसके पास में कुछ राइट होते हैं। तो यहाँ पे वही है कि एक अरेस्टेड पर्सन को मतलब मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर मतलब क्या करना होता है?
पेश करना होता है। ही हैज राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय अपॉइंटिंग अ लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस। उसके पास ये अधिकार होता है कि वह अपने आप को बचाए एक लॉयर को अपॉइंट करके, चाहे वो उसका उसकी चॉइस का हो सकता है या फिर वह मतलब खुद भी जो है जो मतलब अपनी तरफ से वाद विवाद कर सकता है। ठीक है, इसके लिए मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लॉ की डिग्री पढ़ना जरूरी है। संविधान में इसका प्रावधान है कि आप अपने लिए लड़ सकते हो कोर्ट में। तो पुलिस कैन नॉट फोर्स एनीबॉडी टू कन्फेस क्राइम। पुलिस किसी को भी अपने क्राइम को कन्फेस करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, मजबूर नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, कि वो खुद के लिए क्या बन जाए, गवाह बन जाए, तो उसके लिए वो फोर्स नहीं कर सकती अदरवाइज अनटिल अनलेस वो जब तक राजी नहीं हो जाता। नेक्स्ट जो राइट है जो एक्स्ट्रा है जो बाद में बने हैं उनमें आता है द राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको हम आरटीआई भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आपने सुना होगा। द पार्लियामेंट इनेक्टेड द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन 2005। ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि कब ये मतलब इनेक्ट हुआ था, तो ये इनेक्ट हुआ था 2005 में। द सिटीजन कैन seek information on matter relating to government record, document and order. This right shall make public administration accountable. इसमें सिटीजन इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है किसी भी मैटर से रिलेटेड जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर हो या डॉक्यूमेंट है उसका ऑर्डर हो, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है आरटीआई को लगा के। दिस राइट शेल मेक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा मतलब सरकारी जो प्रशासन है, प्रशासनिक तंत्र है, वो अकाउंटेबल हो जाता है। ठीक है, वो जिम्मेदार हो जाता है कि उसे वो जो कर रहा है उसको पूछने वाला भी कोई है। नेक्स्ट जो राइट आता है वो आता है राइट टू एजुकेशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट राइट है। इसके अंतर्गत 14 साल के बच्चों को मतलब जो है वो शिक्षा का अधिकार है। द 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 86th अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। ये डील करता है राइट टू एजुकेशन से। ये कहता है कि द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 years in such manner as the state may determine। 6 से 14 साल के बच्चों को सरकार प्रोवाइड करेगी एजुकेशन, वो भी कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी फ्रीली। ठीक है, जैसा वो समझती है। नेक्स्ट जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं उसमें आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब किस प्रकार का शोषण? अंडर आर्टिकल 23 and 24 द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनी पर्सन इन एनी फॉर्म। अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन प्रतिबंध करता है किसी भी प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन को, चाहे वो कोई सा पर्सन हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, और वो किसी भी तरीके का हो, किसी फॉर्म में हो। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years shall be employed to work in any factory or mine or in other risky jobs। कोई भी लड़का जो जिसकी उम्र 14 साल से नीचे है उसको आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते किसी फैक्ट्री में या खदान में या किसी भी मतलब ऐसी जॉब में जो रिस्की है। अभी हाल ही में हुए मतलब 86 जो मतलब आपका आर्टिकल था उसके ये संशोधन था, उसके अंतर्गत अभी 14 साल की उम्र जो है वो बढ़ाकर 18 साल कर दी गई। यानी कि पहले बच्चों के लिए कहा गया था कि बच्चों को मतलब नहीं लगाना है, उसका उनका एक्सप्लोरेशन नहीं हो सकता। अब किशोरों की बात आ गई, टीनेजर्स की बात। ठीक है, ये याद रखना। इन जुलाई 2016 में जुलाई में द पार्लियामेंट पास द चाइल्ड लेबर। पार्लियामेंट ने चाइल्ड लेबर जो है अमेंडमेंट बिल पास किया था 2016 का, जो कि प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन था। दिस एक्ट अमेंड द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। इसने 1986 के चाइल्ड लेबर को मतलब एक्ट को मतलब अमेंड किया है बाय वाइडनिंग इट्स स्कोप अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एंड प्रोवाइड फॉर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट फॉर वायलेशन। इसके अंतर्गत इसके स्कोप को बढ़ाया गया है और इसके पनिशमेंट को, वायलेशन को मतलब थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया गया है। मतलब जो पहले से दंड मौजूद थे या हम कहें कि मतलब पनिशमेंट मौजूद था उसको और मतलब कठोर किया गया है। अब हम नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स पे पहुंचते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
आप यहाँ देखेंगे कि हमारे इंडिया में कई प्रकार के धर्म, हिंदू है, मुस्लिम है, ठीक है, सिख है, ईसाई है। तो आर्टिकल 25 टू 28 अनुच्छेद 25 से 28 तक हमारा संविधान ये डिफाइन करता है कि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री या स्टेट। तो इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है, या देश है। द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हमारा जो प्रिम्बल है, प्रस्तावना जैसे हम बोलते हैं, इंट्रोडक्शन बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सिक्योर करता है सभी सिटीजन्स की लिबर्टी। कौन सी लिबर्टी को? उसके बिलीफ की, उसके फेथ की, अब विश्वास और मतलब आस्था की, और उसके पूजा के आज़ादी को मतलब वो क्या करता है? सिक्योर करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि टू एवरी पर्सन फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट एनी रिलीजन। जो भी व्यक्ति कॉन्साइंस में है, यानी कि उसकी चेतना मौजूद है, उसको ये राइट है कि वह किसी भी धर्म को प्रोफेस कर सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है, उसको प्रोपागेट कर सकता है। प्रोपागेट मतलब आगे बढ़ा सकता है। बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ मॉरलिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। परंतु रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्पोज किए जा सकते हैं, किसके आधार पे? नैतिकता के आधार पे और पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए। Thus, no one is allowed to hurt the religious feeling of any class of citizen in India. इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति को ये अलॉटमेंट नहीं है कि वह किसी भी दूसरे व्यक्ति के रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करे, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, ठीक है, भारत की किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, अमीर हो, गरीब हो। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। इंडिया इज ए कंट्री विथ मेनी रिलीजन। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कई धर्म है, समुदाय है, भाषाएं हैं और संस्कृतियां हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर प्रोटेक्ट कल्चरल एंड एजुकेशन राइट ऑफ द माइनॉरिटी। इसलिए हमारा संविधान जो है वो यहाँ की संस्कृति को और एजुकेशनल राइट जो है माइनॉरिटीज के, यानी कि अल्पसंख्यकों के, उनको वो प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, संरक्षित करता है। एवरी माइनॉरिटी हैज अ राइट टू कंजर्व इट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। हर अल्पसंख्यक समुदाय को, जिसमें मुस्लिम्स आते हैं, जैन आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, ठीक है, और भी मतलब बहुत सारे जैसे पारसी आते हैं, तो ये कुछ कम्युनिटीज जिनको माइनॉरिटीज में इंक्लूड करते हैं। तो इनको राइट्स है कि ये अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा को कंजर्व करें, संरक्षित करें, अपने स्क्रिप्ट को, लेखनी को, ठीक है, और अपने लिपि को, जिसे लिपि बोलते हैं वैसे स्क्रिप्ट का एक्चुअल मीनिंग, और कल्चर को, संस्कृति को। माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। माइनॉरिटीज के पास में राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या कर सकते हैं? एस्टेब्लिश कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि इनके द्वारा कई मतलब जैसे कि मुस्लिम कॉलेजेस या जो है पारसी कॉलेजेस अलग से मतलब खुले हुए होते हैं, ठीक है, तो ये अपने खुद के मतलब इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। जैसे बोहरा समाज जो है अपने स्कूल खोल के रखते हैं, या मतलब वो शैक्षणिक संस्थाएं जो है उपलब्ध कराते हैं, ताकि उनकी जो भाषा है, उनके जो कल्चर है, उनके जो मतलब स्क्रिप्ट है, उसको वो क्या कर सकें? बचा सकें। No discrimination shall be made in admission into institution aided by the government on ground only for religion, race और language। किसी भी प्रकार का डिस्क्रिप्शन नहीं होगा एडमिशन में, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, हमारे भारत की सरकारी हो या प्राइवेट हो, कहीं पे भी मतलब जो है किसी प्रकार का मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इस ग्राउंड पर कि वो मतलब किस रिलीजन से बिलोंग करता है, किस रेस से बिलोंग करता है, और किस लैंग्वेज से बिलोंग करता है। अगर ऐसा करता कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है लीगल कार्रवाई हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट राइट, जिसको मतलब हमारे संविधान निर्माता ने भी एक इम्पोर्टेंट राइट कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, मीन्स संवैधानिक उपचार का अधिकार। A mere declaration of the fundamental right is useless। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स का घोषणा यूजलेस है तब तक, अनलेस दे आर फुली प्रोटेक्टेड, तब तक जब तक कि वो फुली प्रोटेक्टेड ना हो, कंप्लीट मतलब उसका प्रोटेक्शन ना मिला हो उसे, और दे आर अ मीन्स टू मेक देम इफेक्टिव, और ऐसे तरीके हो ताकि उनको इफेक्टिव बनाया जा सके, ठीक है। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू मूव
द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दिस राइट। इसलिए हमारा संविधान गारंटी देता है कि आप इनके एनफोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर कोई स्टेट या कोई मतलब इंस्टीट्यूशन आपको इन्हें मतलब एंजॉय करने से मना करता है या रिफ्यूज करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो एम्पावर द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स और ऑर्डर्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द राइट्स। संविधान ये ताकत देता है हाई कोर्ट्स को कि वो कुछ रीट्स और ऑर्डर जो है वो इशू कर सकते हैं, ठीक है, राइट्स के ऊपर। वैसे हमारे यहाँ पर हमारे इंडिया में तकरीबन 4 से 5 रीट होते हैं जो कि हम क्लास 9 में पढ़ेंगे, अभी आपके मतलब कोर्स के बाहर है ये। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर द कस्टोडियन ऑफ द आवर फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या है? कस्टोडियन है, मतलब कि संरक्षक है, उसको बचाने वाले, उसकी सुरक्षा करने वाले। अगर कोई भी नहीं वॉलेट करता हुआ पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। फंडामेंटल राइट्स के लिए तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट को जो है वहाँ पर केस कर सकते हो। चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन में आते हैं हम, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है और जो है इनका हमारे लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे पास अधिकार है तो हम कुछ भी कर लें, हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं जो हमें हमारे देश के प्रति मतलब निभाने होते हैं, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में देख लेते हैं। ड्यूटीज आर द रियल सोर्स ऑफ राइट। राइट का जो रियल स्रोत है वो क्या है? ड्यूटीज है, कर्तव्य। एवरी राइट हैज अ करस्पॉन्डिंग ड्यूटीज। हर राइट के साथ में उसके करस्पॉन्डिंग यानी उसके साथ साथ आपको कर्तव्य क्या है वो भी है मौजूद। राइट कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। राइट अकेले आइसोलेशन में नहीं एग्जिस्ट कर सकते, मतलब अकेले नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी अलाउड टू हर्ट अदर्स फीलिंग और रिसेट पीपल टू राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को हर्ट करें, उसकी फीलिंग को हर्ट करें और इनसाइड पीपल टू राइट, और लोगों को मतलब राइट्स के लिए यानी कि मतलब दंगों के लिए मजबूर करें। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था 1976 में, इसके तहत संविधान में एक चैप्टर को मतलब ऐड किया गया था। आर्टिकल 15A स्पीक ऑफ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 15A में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11, ठीक है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है और हमारे जो मतलब फंडामेंटल राइट्स थे वो कितने थे? 6 थे, ठीक है। तो ये याद रखना कि 6 फंडामेंटल राइट्स थे और 11 ड्यूटीज हैं। तो चलो अब देखते हैं 11 ड्यूटीज के बारे में। फर्स्ट ड्यूटी है रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, कि संविधान का पालन करें, ठीक है, और उसके आदर्शों का या संस्थाओं का, राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रगान का। सेकंड है रिस्पेक्ट फॉर द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का सम्मान करें। थर्ड है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की संप्रभुता, सोवरेनिटी मीन्स क्या होता है? संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण बनाए रखें। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। फिफ्थ है टू प्रोटेक्ट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड एंड टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमन। धर्म, भाषा और प्रबंध या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे भारत के लोगों में समरसता, हार्मोनी मतलब समरसता होता है, और समान बंधुत्व की भावना का निर्माण करें। महिलाओं का मतलब महिलाओं के सम्मान की या उनकी गरिमा की मतलब रिस्पेक्ट करें, और उनसे रिलेटेड जो भी मतलब प्रथाएं हैं उनको मतलब आपको त्याग करना चाहिए जो मतलब सम्मान के खिलाफ होती हैं। सिक्स्थ है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व आवर रिच कल्चर हेरिटेज। हमारी संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसका परीक्षण करें। सेवंथ है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू हैव कंपेंशन फॉर लिविंग क्रिएचर।
प्राणी मात्र के लिए दयाभाव रखें तथा प्रकृति पर्यावरण जिसके अंतर्गत झील, वन, नदी जो भी ये चीजें आती हैं आपकी, उसकी रक्षा का संवर्धन करें। ओके, तो नेक्स्ट है आपका टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड इन्फॉर्म। मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञानार्जन या सुधार की भावना का विकास करें। 9 है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जोर और रिनाउंस वायलेंस। हिंसा से दूर रहें और सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखें। नेक्स्ट है आपका 10th, टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशनल कंस्टिट्यूएंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न तथा उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुए। नेक्स्ट आपका इट शेल बी ड्यूटी ऑफ ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी for education to his child between the age of 6 and 14. This duty was inserted in 2002 by the 86th amendment to the Constitution. यहाँ पर ये है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक जो भी उसकी उनके गार्जियन है, जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं उनको मतलब प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, उनको ये उनका काम है, ठीक है, ये उनकी ड्यूटी है। तो ये जो ड्यूटीज थी ये 2002 में मतलब इंक्लूड की गई थी 86th अमेंडमेंट के तहत। क्यों? क्योंकि आपने अभी पढ़ा मतलब राइट टू एजुकेशन का, जो कि मतलब 2002 में मतलब लाया गया था। द ड्यूटीज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व द फॉलोइंग पर्पसेस। अब इसके उद्देश्य क्या है जो ड्यूटी दी गई है उनके? दे टेल अस दैट वी शुड नॉट फॉरगेट द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर आवर लीडर लाइक सुभाष चंद्र बोस। ये हमें ये कहते हैं कि मतलब हमें उन नोबल आइडियाज को नहीं भूलना चाहिए जिसके द्वारा मतलब हमारे जो नेशनल लीडर थे वो मतलब इंस्पायर हुए थे, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, मौलाना आजाद हो, या बाकी लोग जो मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के समय मतलब हमारे साथ थे। द ड्यूटीज फिल अस विद पेट्रियटिज्म एंड लॉयल्टी टुवर्ड आवर कंट्री। ये ड्यूटीज हमें मतलब हमारे कंट्री के प्रति मतलब देशभक्ति और लॉयल्टी वफादारी से फील करती है, मतलब उस भावना को जगाती है। द ड्यूटीज रिमाइंड अस ऑफ द क्लोज लिंक बिटवीन एनवायरनमेंट एंड आवर वेलबींग। ड्यूटीज हमें रिमाइंड करती है कि हमारे वेलबींग और हमारे एनवायरनमेंट के बीच में किस तरह का क्लोज लिंक, यानी कि हमें हमारे एनवायरनमेंट को बचाना है, ठीक है। लास्ट है द ड्यूटीज टेल अस दैट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी एंड आवर नेशन इट इज एसेंशियल दैट ऑल कंट्रीमेन शुड लिव इन हार्मनी इन पीस विद ईच अदर। की ड्यूटीज हमें ये कहती है कि सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए और देश के प्रोग्रेस के लिए ये बहुत जरूरी है कि ऑल कंट्रीमेन, सारे जो देशवासी हैं, शुड लिव इन हार्मोनी, उनको मतलब सौहार्द के साथ रहना है, शांति के साथ रहना है एक दूसरे के साथ में। अब जो लास्ट सेक्शन है वो है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया संसार की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। द रूल ऑफ लॉ इज द फंडामेंटल लॉ फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम। कानून का शासन जो है वो फंडामेंटल है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का। द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट, ये यहाँ से आपको याद करना है कि जो रूल ऑफ लॉ है इसका मतलब होता है ऑल सिटीजन आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, यानी कानून के समक्ष सभी जो है वो क्या कैसे हैं, समान है। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ, जो मतलब राज्य है या देश है वो मतलब किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता किसी भी सिटीजन के खिलाफ, किसी भी आधार पर, किसी भी आधार पर, चाहे वो जाति के आधार पर हो, क्रीड के आधार पर हो, रिलीजन, सेक्स और वंश, सोशल एंड और फाइनेंशियल स्टेटस के आधार पर। इट आल्सो मीन्स दैट नो वन इज अबाउ द लॉ। इसका मतलब ये भी है कि नो वन इज अबाउ द लॉ। अगर कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ लॉ, तो आप बोल सकते हैं कि इट मीन्स ऑल सिटीजंस आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ एंड आल्सो मीन्स दैट नो वन इज अबाउ द लॉ। अंडरस्टूड? एम आई क्लियर? नॉट इवन द गवर्नमेंट ऑफिशियल और द रिच इंडिविजुअल्स, और भले वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या फिर कोई अमीर व्यक्ति। द गवर्नमेंट रन्स ऑन द बेसिस ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स। गवर्नमेंट जो है वो कुछ रूल्स के आधार पर चलती है और कानूनों के आधार पर चलती है, एंड नॉट अकॉर्डिंग टू विम्स ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, न कि किसी
पर्टिकुलर पर्सन के विम्स के ऊपर, उसके मतलब जो है सनक के ऊपर चलती है। ठीक है, विम का मतलब सनक होता है। अब जैसे कि आप तानाशाह में देखते हो, वहाँ पर वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कानून बना लेते हैं, जैसा कि डिक्टेटर के साथ होता है, लीडर के साथ होता है। द रूल ऑफ लॉ वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय ब्रिटिश। ये जो रूल ऑफ लॉ था, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? ब्रिटिशर्स के द्वारा। इंडिपेंडेंस के बाद वी मेड इक्वलिटी एंड द रूल ऑफ लॉ द बेड रॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाद में हमने संविधान बनाने के बाद हमने ये इसे इक्वलिटी को और रूल ऑफ लॉ को बेड रॉक बनाया है, मतलब इसका मेन आधार बनाया है। ठीक है, तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। तो आपका वर्क हो जाएगा, आपकी जो मतलब एक्सरसाइज है लास्ट में, इसमें हमने मतलब कल देखा था कि 6 क्वेश्चन जो है वो आपको करने के लिए बोला था मैंने, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम मतलब इसके सारे जो एक्सरसाइज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स, ये कंप्लीट करेंगे। तो अभी आपको मतलब होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नंबर 7 जो है शॉर्ट आंसर टाइप का, नेम एनी टू फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजंस ऑफ इंडिया। अब आपको 11 तो ड्यूटीज दे रखी थी और 6 फंडामेंटल राइट्स दे रखे, तो उसमें से कोई से भी 2 फंडामेंटल राइट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, यू कैन राइट एनी ऑफ 6। ठीक है, 6 में से कोई से भी एनी 2 लिख सकते हो आप, आउट ऑफ 6 एनी 2 आप लिख सकते हो। और बाकी जो क्वेश्चन हैं, जैसे कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं आपके, उसमें से भी जैसे कि डिफाइन द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, व्हाई आर रूल एंड लॉ नेसेसरी, इनके आंसर हम पढ़ चुके हैं और एज इट इज मतलब बुक में मौजूद है। फिर भी मैं आपको कल ये कंप्लीट करवा दूंगा। ओके।